हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। आज के क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो पॉइंट्स है उसमें हम कहें कि जॉर्ज और टेरी एंड कुंटस और डोनाल्ड ने कौन कौन से फंक्शंस बताए हैं मैनेजमेंट के। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि हम कहें कि अगर हमारे दैनिक जीवन में मीन्स हमारे डेली लाइफ में या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है, प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ये तीन क्वेश्चन है जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलते हैं आज के क्लास पे। हमारा अगला टॉपिक जो है आज का वो है ऑर्गेनाइजिंग, कि आपको पता है प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो ऑर्गेनाइजिंग। Organizing can be defined as identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relation फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम कहें कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्लान कर लेते हैं कि अब हमें करना क्या है, तो अब उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप्स होता है ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कहें कौन कौन से फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स मशीनरी वगैरह क्या चाहिए, कि हमें बिल्डिंग्स कहाँ पे चाहिए, फिर हम कहें कि मनी की कितनी नीड्स है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स हमारे पास एम्प्लॉइज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, इन सबको एक साथ लाना ये आपका काम होता है ऑर्गेनाइजिंग का। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आप देख सकते हैं, टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल्स, पर्सनल्स मीन्स पर्सनल का मतलब होता है आपका यहाँ पे एम्प्लॉइज। कहने का मतलब कि अगर एक बिजनेस को हम कहें संगठित करने की बात किया जाए कि मीन्स उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के, तो जो भी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चीज़ों की आवश्यकता है वो हम कहें कि आपका मटेरियल से लेके एम्प्लॉइज तक, उसके बीच में हम कहें मशीन या आप कह सकते हैं कैपिटल कितनी चाहिए, कौन कौन से टेक्निक्स आपको चाहिए, सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये डेफिनेशन दिए हैं हेनरी फ्योल ने। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम कहें कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो सबसे पहला आपका है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखिए सबसे पहला काम जो होता है कि आप ये डिसाइड करिए कि आपका जो वर्क है वो क्या होने वाला है, मीन्स टोटल आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या वर्क होने वाला है, और उसके बाद उस वर्क को आप क्या करिए पार्ट वाइज डिवाइड करिए, और हर वर्क के लिए हम कह सकते हैं कि हर एम्प्लॉयज़ को चुनिए कौन एम्प्लॉयज़ किस वर्क को ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। ठीक, कि कहने का मतलब कि हम कहें आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाइए, फिर उसका सेलिंग करना होगा तो उसके लिए अलग से सेल्स डिपार्टमेंट बना दीजिए, फिर हम कहें कि मार्केटिंग करना है उस प्रोडक्ट का तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाइए, अलग अलग आप क्या करिए डिपार्टमेंट्स बनाइए। फिर उसके बाद हम कहें क्या नाम से कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक हेड्स अपॉइंट कीजिए, और आप कह सकते हैं कि हर सभी डिपार्टमेंट में सभी एम्प्लॉयज़ की जो भी कह सकते हैं कि उनका ड्यूटीज़ है, जो भी उनके कार्य करने के जरिए हर चीज़ को उनको डिफाइन कर दीजिए, उनको कैसे उस काम को करना है, ताकि हम कहें कि आप उस कार्य को आसानी से किया जा सके। फिर ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटाइजेशन, कि हम जो पहले बताएं आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क मीन्स अगर आप वर्क को डिवाइड कर दिए तो देखिए कि सिमिलर जॉब्स स्टेटेड एंड द सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, मीन्स हम कहें कि अगर आप हर कार्य को एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं, फिर उसके बाद हम कहें कि अब जो सिमिलरिटीज़ हैं कि आप देखिए कि एक साथ कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो एक समान नेचर के हैं, उनको क्या कीजिए कि आप एक जगह रखिए और उसको क्या करिए कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को दीजिए कि जो उसको लगता है कि आप वो बेस्ट तरीके से कर सकता है उस काम को। ठीक, अगर हम कहें कि जब ग्रुपिंग करते हैं तो डिपार्टमेंट में करने के बाद तो दो तरीके के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब देखिए कि हम कहें कि यहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंट कहता है कि जॉब में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या किया जाता है कि एक तरीके के एक नेचर के हम कहें जितने भी कार्य हैं उनको एक डिपार्टमेंट को सौंपा जाता है दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे दिखा गया कि मीन्स प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन हम कहें कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक, तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करिए। फिर हम कहें कि सेल्स, अब सेल्स
कई तरीके से किया जा सकता है कि होल सेल, रिटेल, ये सारी चीज़ों आप क्या करिए, सेल्स डिपार्टमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए और वहाँ पे क्या रहेगा कि आप हर डिपार्टमेंट का आप क्या कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कहें कि जो नेक्स्ट आपका आता है डिविजनल डिपार्टमेंट। When an organization is producing more than one type of product, then they prefer divisional departments under this job related to one product are grouped under one department. For example, if an organization is producing cosmetic, textile, medicine, then jobs related to production, sale, marketing of cosmetic are grouped under departments, job related to textile under one, so on. अब कहने का मतलब कि देखिए कि आजकल क्या है कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किसी एक क्षेत्र में नहीं रहना चाहते हैं। अब हम कहें कि जब आप कह सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपने डिसाइड कर दिया, अब वहाँ पे देखिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो हर प्रोडक्ट का आप एक अलग अलग सब डिपार्टमेंट बना दीजिए, उसका भी डिवीजन कर दीजिए कि मीन्स प्रोडक्शन में भी हम कहें कि अब जैसे यहाँ पे दिया गया कि अगर आप कॉस्मेटिक आइटम बना रहे हैं, कॉस्मेटिक का कर दीजिए। हम कहें कि आप क्लोथ्स का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो क्लोथिंग प्रोडक्शन अलग, मीन्स हर डिपार्टमेंट में भी क्या रहे ताकि आप हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ध्यान से देख सकें कि कौन डिपार्टमेंट कितना इफेक्टिव वर्क कर रहा है, किसका प्रोडक्शन सही से हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें और किस डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज असाइंड ए ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। अब कहने का मतलब है कि जब हर डिपार्टमेंट को आप अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट के लिए क्या करना होता है, एक एक एम्प्लॉयज मीन्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिसाइड किया जाता है और जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिसाइड किया जाता है तो उसके स्किल्स को ध्यान में रखते हैं, मीन्स उसकी क्या क्वालिटीज है, क्या वो उस डिपार्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जब उस एम्प्लॉयज़ को हम कहें कि एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा रहा है तो उसके साथ साथ उसको क्या होता है कि कुछ उसके अधिकार दिए जाते हैं और कुछ उसके दायित्व भी बनते हैं। मीन्स अधिकार रहता है कि जो उस डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ के वो जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करें, ओवरऑल उसको क्या करना है, उस डिपार्टमेंट को अच्छा प्रोडक्शन हम कह देना है कि हम कहें कि सेलिंग अच्छी करानी है जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और दूसरी चीज़ कि अगर कुछ भी काम जो उसको दिया गया नहीं हो पाया तो उसके दायित्व भी वहाँ निर्धारित किए जाते हैं कि आपने क्यों ऐसा नहीं करा पाया। फिर इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब देखिए कि जब आप हम कहें कि ड्यूटीज़ दे दिए मीन्स अधिकार और दायित्व दोनों के आते हैं तो लास्ट में हम कहते हैं कि रिपोर्टिंग की भी बात आती है कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो उसकी क्या वजह रही है, ये भी जानना जरूरी है, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि देखिए अब बात करें कि जो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। और हम कहें कि दोनों का अपना अपना इम्पॉर्टेंस है। अब बात करें फॉर्मल का तो व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, then as a result of organizing process an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal organization. हम कहें कि अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में कि हर चीज़ों को आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम कहें कि सारा का कि जैसे आप देखते हैं कि कहीं टॉप टू बॉटम लेवल कोई हम कहते हैं कि बात चल रही है या बॉटम टू टॉप जा रहा है तो यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है। तो ऐसे जो होते हैं कि जहाँ पे पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है वो क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल्स आउट द जॉब टू बी परफॉर्म बाय ईच इंडिविजुअल, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू एवरी इंडिविजुअल, द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एंड द डेजिग्नेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब फॉर्मल में क्या होता है कि हर एम्प्लॉयज़ को आपको क्या करना पड़ता है कि एक एक चीज़ उनको क्या अधिकार मिल रहा है, उनके द्वारा क्या काम किया जाएगा, एकदम क्लियरली आपको बताना पड़ेगा, कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और जब आप उनको काम बता रहे हैं तो उनको साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपके दायित्व क्या हैं, आपके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, आपको वो काम कब तक करके पूरा कंप्लीट करना है, हर चीज़ के लिए क्लियरली होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कहें कि इसका क्या फ़ायदा मिलता है, सिस्टमेटिक वर्किंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन सिस्टमेटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जब आप फॉर्मल की बात करें कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो यहाँ पे आपका जो काम भी होगा वो सिस्टमेटिक वे में होगा। मीन्स एक हम कहें कि
तरीके से होगा, कि ऐसा नहीं कि सब मिक्सअप रहेगा, कि एक दूसरे को आप जान ना पाए कि कौन काम किसके द्वारा किया गया, किसको आप क्या रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं किसी गलती के लिए। ये चीज़ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या हो सकता है कि आप जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स है वो आसानी से अचीव कर सकते हैं। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, जो हम पहले बताएं, मीन्स यहाँ पे जब हर किसी का कार्य डिसाइड कर दिया जाता है, हर किसी का वर्क उसको बता दिया जाता है, तो एक कार्य हम कहें कि एक से अधिक लोग नहीं कर सकते कि एक ही कार्य को। कई बार आप देखते होंगे कि अगर हम कहें कि बिजनेस में कि कभी कोई भी क्या होता है कि काम एम्प्लॉयज़ को पता नहीं रहते किसको क्या करना है, एक ही काम को पता चला 2-2 3-3 एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। जब आप जाके देखते हैं, पूछते हैं भैया आप पैसा क्यों, हमें पता ही नहीं था हमें ये काम करना था, हमें पता नहीं था, अच्छा ये काम वो भी कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं आने पाए, इसके लिए क्या होना था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होता है कि मीन्स एक ही कार्य को 2 से अधिक लोग, या हम कहें कि 1 से अधिक लोग को न दे दिया जाए। ठीक है, फिर बात आती है कोऑर्डिनेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब देखिए कि जब हर चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं, तो हर डिपार्टमेंट्स में क्या होते हैं कि हेड्स होते हैं, और हर कोई एक दूसरे से हम कहें प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि आपको टॉप टू बॉटम कोई भी चीज़ जा रही है, या बॉटम टू टॉप, हर तरीके सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ें होने वाली हैं। तो क्या होता है कि एक बेहतरीन तरीके से सामंजस्य बैठाया जा सकता है हर डिपार्टमेंट के बीच में। फिर क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, मीन्स हु रिपोर्ट टू होम। अब देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पे होती है कि सबको पता रहता है कि अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप किससे बात करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आप किसको बता सकते हैं, और हम कहें कि अगर आप कल को कोई गलती कर रहे हैं तो आपके ऊपर कौन अंकुश कर सकता है, ये यहाँ पे कर सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छी चीज़ है मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो मेन चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, मीन्स जो आपके कार्य हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल हो, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए डिसएडवांटेज, अब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ हानियाँ भी हैं। डिले इन एक्शन। अब कई बार देखिए कि क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको सडन डिसीजन लेना होता है, लेकिन अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हर चीज़ को एक प्रोसेस में करना होता है। तो उस प्रोसेस की वजह से हम कहें कि बहुत डिले हो सकता है। मान लीजिए कभी हम सुपीरियर एम्प्लॉयज़ जो है कि सुपीरियर लेवल का जो है, हम कहें लोअर लेवल का एम्प्लॉयज़, उसको कोई चीज़ें ऐसे समझ में आती कि नहीं तुरंत अगर वो काम कर दे तो बिज़नेस को फ़ायदा हो जाए। लेकिन अब क्या है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं, बॉटम से फिर मिडिल पे जाएगा, मिडिल से टॉप हो सकता है, और डिले हो जाता है। और ये देखने को मिलता है, जैसे हम कहें कि कई बार हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स वगैरह में, या हम कहें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हम लोग जाते हैं कि कुछ हमारे काम होते हैं, तो ये होता है नहीं भैया ये सिस्टमेटिक तरीका है, फाइल पहले इस जगह पे जाएगा, फिर दूसरी जगह पे जाएगा, तीसरे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा काम काफ़ी डिले हो जाता है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। फिर इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे दूसरी चीज़, जैसे कि लास्ट पॉइंट अभी आप देखें कि इसका एडवांटेज का मोर फोकस होता है कि वर्क पे, मीन्स बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से। तो इसका डिसएडवांटेज क्या निकल के आता है कि जो एम्प्लॉयज़ के हम कहें कि उनके सामाजिक जीवन क्या है, कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हम कहें कि एक तरीके से मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है, नहीं बस आप काम करो, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो, बिजनेस जो आपको टारगेट दे रहा है वो टारगेट अचीव करो, बस यही हो जाता है यहाँ पे। ठीक, फिर एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, जैसा कि हम पहले ही बोले कि यहाँ पे जो मेन फोकस है वर्क पे है, बाकी चीज़ों को नहीं। कि अच्छा हम कहें कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ के माइंड में कुछ क्रिएटिविटी आ रहा है, कुछ नई चीज़ें वो बताना चाह रहा है, नहीं, उसको बोल दिया जाए जो बोला गया बस आप वही करिए, उसके अलावा आप अपने तरफ से कुछ सजेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक, ये हुई बात। अब चलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट अपोजिट आपका है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हम बोले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। In the formal organizations structures, individuals are assigned various jobs position. While working at those jobs position, the individual interact with each other and develop social and friendly group in the organization. This network of social and friendly groups forms an other structure in the organization which is called informal organization. अब देखिए कि जब हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ काम करते रहते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका एक अपना पर्सनल टच हो जाता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट्स
का, या हम कहें कि हर डिपार्टमेंट के जब हेड होते हैं कि मीटिंग वगैरह में मिलते रहते हैं तो उनका भी एक अपना पर्सनल रिलेशन बैठता है। तो ये जो पर्सनल रिलेशन उनका स्टार्ट होता है इसको बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखिए कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो फॉर्मल ही केवल है, इनफॉर्मल ना हो पाए, ये बहुत ही मुश्किल है। मीन्स अगर हम कहें कि एक ही जगह पे एक ही डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉयज़ बगल में बैठ के काम कर रहे हैं तो काम करने के साथ साथ एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा कर सकते हैं जानकारी रखते हैं कि हाँ, और उसी की वजह देखिए कि क्या होती है, दोस्ती बढ़ती है यारी, फिर धीरे धीरे हम कहते हैं उनके बीच में मधुर संबंध स्थापित होते हैं। तो ये आपका जो दूसरा तरीका है एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन का, ये आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। और एक आगे चलते हैं, अगर इसका हम कहें कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेनिफिट्स मिलता है तो फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स डज नॉट फॉलो स्केलर चैन टू अदर चैन कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए कि यहाँ पे इनफॉर्मल में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि कोई हम कहें कि एक सिस्टमेटिक रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है। मान लीजिए हम कहें कि जो बॉटम लेवल का एम्प्लॉयज़ है या सुपीरियर लेवल का एम्प्लॉयज़ है उसका जो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ है, मैनेजमेंट जो है कि उनसे कर सकते हैं एक इनफॉर्मल रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हम कहें कि दोनों लोग का घर जो है बगल बगल में, इस वजह से वो लोग एक दूसरे को हम कहें पर्सनली अच्छे से जानते हैं। तो कल को कोई भी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जो उसको कि हाँ ये ज़रूरी है टॉप लेवल पे बताना है तो कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में भी कम्युनिकेट कर सकता है। और यहाँ पे हम कहें कि इसमें क्या होगा, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो नहीं लगने वाला है। ठीक, फिर फुलफिल सोशल नीड्स। अब देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गिव्स ड्यू इंपॉर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज विच मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अब जब हम कहें कि एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे क्या होता है कि उन लोग की जो हम कर सकते हैं कि कुछ सामाजिक जरूरतें हैं कि जैसे आप देखते हैं पार्टीज़ करना या कहीं घूमने जाना, पिकनिक करना, तो ये सारी चीज़ें इस स्ट्रक्चर में फॉलो हो सकती हैं, पॉसिबल होती हैं। फिर करेक्ट फीडबैक थ्रू informal structure the top level managers can know the real feedback of employees on various policies and plans। अब देखिए कि इसका एक और फायदा जो होता है हम कहें कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि अब टॉप लेवल का जो एम्प्लॉयज़ है हम कहें सुपीरियर लेवल या लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ से कनेक्ट हो सकता है पर्सनली, तो उसके थ्रू क्या कर सकता है कि जो प्रॉब्लम्स ग्राउंड लेवल पे आ रही हैं वो अच्छे से जान सकता है। आप अक्सर देखते हैं कि क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन जब टॉप लेवल पे उस डिफ़िकल्टीज़ को बतानी होती है, अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि चीज़ों को छाट दिया जाता है। मीन्स जो चीज़ें बुरी होती हैं कि ये लगता है कि नहीं टॉप लेवल को नहीं पता चलनी चाहिए, उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। कि अगर हम कहें कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं कि जो टॉप लेवल को हमेशा खुश करने के चक्कर में नहीं टॉप लेवल की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ये हमारे यहाँ सबसे बुरी चीज़ होती है। मीन्स हमारे कहें जो ग्राउंड लेवल पे धरातल पे चीज़ें होती हैं एक्चुअल में वो टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाती हैं अक्सर, क्योंकि जो हम कहें कि हमारे प्रशासनिक तंत्र है वो नहीं चाहते हैं कि उनकी हकीकत पता चले, और अगर हकीकत पता चले हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ थोड़ा सा गाज गिरे, जो कहते हैं कि हम कहें उनको परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो करते क्या है कि चीज़ों को छिपाने लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इस चीज़ को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दूर किया जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो अगला है। अब देखिए कि आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हम यहाँ पे आपको इनफॉर्मल का एडवांटेज बताएं तो डिसएडवांटेज भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज हैं कि जैसे हम कहें कि आप देखते हैं कि अफवाहें बहुत तेज़ फैलती हैं, ठीक है। और फिर अफवाहें फैलने का मतलब कि र्यूमर्स जो होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर एक डिपार्टमेंट में कोई बात हुई, अगर दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को आप जान रहे हैं तो तुरंत क्या करते हैं कि उस डिपार्टमेंट में पता चलती हैं और चीज़ें धीरे धीरे फैल जाती हैं बहुत तेज़, जिसको बोला जाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन अगर पढ़ेंगे तो बहुत तेज़ी से ये चीज़ें फैलना, ठीक है, कि अब उसके सच्चाई को कोई जाना या नहीं जाना। फिर दूसरी चीज़ कहें कि जो एक तरीके कहीं ना कहीं वर्किंग कंडीशन में थोड़ा सा हम कर सकते हैं कि गिरावट आ जाती है। कि जैसे हम कहें कि अगर टॉप लेवल और बॉटम लेवल या सुपीरियर लेवल का एम्प्लॉयज एक दूसरे को पर्सनली जान रहे हैं तो थोड़ा सा वो कहते हैं कि अच्छा चलो काम कुछ ख़राब भी हो जाएगा, हम देख लेंगे, ऐसी भी बातें आती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे आपको फॉर्मल होना चाहिए वहाँ पे आप फॉर्मल रहिए, जहाँ पे इनफॉर्मल होना चाहिए वहाँ पे आप इनफॉर्मल रहिए। फिर दूसरी चीज़ कहें कि जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो भी अफेक्टेड होता है। जैसे हम कहें कि अब जब धीरे धीरे एक ही डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉयज़ होते हैं एक दूसरे को इनफॉर्मल वे में जानने को करने लगते हैं, कोशिश करते हैं, तो जब जान जाते हैं उनका रिलेशन अच्छा हो जाता है तो काम करते हुए वो लोग बात करने लगते हैं। बात करने की वजह से क्या होता है कि कई बार गलतियां हो जाती हैं। हम कहें कि जो हमारा उनका प्रोडक्टिविटी होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, कि काम पे कम ध्यान देते हैं, बातों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। अब देखते हैं क्या होता है
In every organization, managers are assigned lots of work, and managers alone cannot perform all the work. He divides the work among different individual working under him according to their qualification and get the work from them. अब देखिए कि होता है क्या है कि आप देखेंगे कि जब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव की बात होती है, मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट की हम बात करें, तो अब वो टॉप लेवल मैनेजमेंट अकेले उस काम को नहीं कर सकता है, तो करते हैं कि अपने अंडर में कई सारे एम्प्लॉयज़ को रखता है, जैसे हम बोले मैनेजर्स हो गए, उन मैनेजर्स को क्या करता है कि उस टारगेट को देता है कि हाँ आप ये करिए। फिर वो मैनेजर भी क्या करते हैं कि हर डिपार्टमेंट का अगर हम बोले हेड है, तो हर डिपार्टमेंट का हेड अकेले वो काम नहीं कर सकता, तो अपने डिपार्टमेंट्स में क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ को उन चीज़ों को बताते हैं कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये टारगेट मिला है, इस टारगेट को हमें कैसे अचीव करना है, हमारे पास क्या टाइमिंग है। तो ये चीज़ें आपकी आती हैं कि मीन्स ओवरऑल हम कहें कि जैसे कि जो भी अथॉरिटीज़ है, जो भी आपके पास कह सकते हैं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए चीज़ों को हम कहें कई लोगों के बीच में बांट देना। ठीक, फिर आगे देखिए, द मैनेजर्स बिगेन्स विथ शेयरिंग ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ हिज सबऑर्डिनेट्स, मीन्स जो उसके हम कहें कि मैनेजर का उत्तरदायित्व होता है, या हम कहें कि जो उसको अधिकार मिला होता है कि उसमें से क्या करता है, कुछ चीज़ें दूसरों को बांटता है। ठीक है, he deliberately passes some of his responsibilities to his subordinate. After passing the responsibility, the manager also share some of his authorities, that is power to make decision with his subordinates, so that responsibilities can be carried on. अब देखिए कि जब आप किसी को उत्तरदायी ठहराने वाले, मीन्स किसी को किसी कार्य के लिए उत्तरदायी बनाने वाले हैं, तो आपको उसको कुछ अधिकार भी देना पड़ता है। मीन्स जब आप किसी के ऊपर कुछ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो आप उसको अथॉरिटीज़ भी दीजिए कि हाँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप समय पे बिना मुझसे पूछे इन चीज़ों पे निर्णय कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तभी क्या हो सकता है कि इफेक्टिव वे में हम कहें किसी भी चीज़ को अचीव किया जा सकता है, कोई भी गोल्स हो वो अचीव किया जा सकता है। ठीक, आते हैं आगे। देखिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन, अगर हम कहें कि डेलीगेशन का जो हमारा इंपॉर्टेंस है, एक इसका क्या मेन हमें फ़ायदा मिलता है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द डेलीगेशन प्रोसेस, मैनेजर्स पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स सो दे कैन फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट on their importance matter. The main job of managers is to get work or different done effectively, and by delegating the authorities responsibilities, manager can get work effectively. अब देखिए मेन जो चीज़ कहें कि यहाँ पे कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, या हम कहें कि जो हेड्स होते हैं, वो अपने जो कार्य होते हैं कि थोड़े थोड़े पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हर कार्य को आप इफेक्टिव वे में कर सकते हैं और हर एम्प्लॉयज़ के ऊपर अच्छे से नज़र भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है किस एम्प्लॉयज़ को क्या कार्य दिए गए हैं। फिर एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी डेवलपमेंट, हर एम्प्लॉयज़ को क्या होता है कि उनको अपने कार्य पता होते हैं और उनको जो काम दिए जाते हैं उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, कि हाँ कि अगर हम कहें कि वो अपने टैलेंट को अच्छे से शो भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो काम दिया गया है कि उनको पूरा का पूरा चांस दिया जा रहा है कि उस कार्य को कैसे वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, या वो ऑर्गेनाइजेशन के हम कहें कि ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में क्या क्या उनका रोल्स होता है, वो सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। ठीक, फिर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ in the delegation, when the manager is sharing his responsibilities and authorities with the subordinates, it motivates the subordinates as they develops the feeling of belongingness and trust. अब देखिए कि ये अपने यहाँ थोड़ा सा जो हम बोलें कि अपनत्व वाली बात आती है। जब हम कहें टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर सुपीरियर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कुछ टास्क देता है और उससे थोड़ा सा लगाव के तौर से बोलता है, देखिए हमें आप पे भरोसा है, आप ये कार्य कर सकते हैं, तो एक इनर मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ में भी आता है। उनको लगता है कि नहीं हाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं कि अगर वो हमें ये टास्क दे रहे हैं, दैट्स मीन्स हम कहीं ना कहीं उनके नज़रों में अच्छे हैं। एक ऐसी भी फीलिंग आती है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं कि बहुत ही अच्छे से कार्य को करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। facilitates organizational growth in the process of delegation. When the managers are passing their responsibilities and authorities to the subordinates, they keep in mind the qualification and capabilities of all the subordinates. These leads to division of work and specialization, which is very important for organization. अब देखिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी चीज़ क्या करता है, हमका एक मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे दे रहा है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में एकदम क्लियर रखता है कि हाँ वो काम जिसको देने जा रहा है क्या उसके लिए वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं। और जब इस तरीके से देता है तो हम कह सकते हैं कि उस कार्य को करने का जो इफ़िशियंसी है वो भी बढ़ जाएगा और सही लोगों को सही काम मिलेगा। फिर बेसिस ऑफ मैनेजमेंट
हायरार्की। अब देखिए, डेलीगेशन एस्टेब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप विच इज द बेस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजर्स। द एक्सटेंट ऑफ पावर डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट डिसाइड्स हु विल रिपोर्ट टू whom and the power at each job position forms management hierarchy। अब देखिए मेन यहाँ पे हायरार्की की बात जो आ रही है कि अब ये एक तरीके से हम कहें कि जब कार्यों को डिवाइड कर दिया जाए, मीन्स हम कहें कि कोई भी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की जा रही है लोगों के बीच में, तो वहाँ पे एक चीज़ एकदम क्लियरली पता हो चुकी होती है कि कौन से कार्य किसके द्वारा किया जाना है। और अगर कल को कोई भी हम कहें कि सजेशन लेना है या कुछ रिपोर्टिंग करनी है कि मीन्स हाँ हमारा कार्य हुआ कि क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, ये सारी चीज़ें क्लियरली पता रहती है हर किसी को। ठीक, बेटर कोऑर्डिनेशन, सेम वही चीज़ हम कर सकते हैं कि जो पहले हम एक्सप्लेन किए कि जब हर किसी को अपना अपना कार्य पता है और हम कहें कि एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, तो उनको क्या कर सकते हैं कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन मीन्स एक बेहतरीन सामंजस्य बैठ सकता है कि क्योंकि हम कहें कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि हर किसी को छोटे छोटे पार्ट में कार्य को डिवाइड करके दिया जाता है और जिस भी इंसान को दिया जाता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं माइंड सेट बनाया जाता है कि हाँ वो बेस्ट है उस कार्य को करने के लिए। ठीक, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। अब देखिए इससे क्या होता है कि जो मैनेजर्स हमारे होते हैं उनके ऊपर जो वर्कलोड होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब वो अपने कार्यों को कई लोगों में बांट देते हैं, कई एम्प्लॉयज़ में बांट देते हैं, तो अब इनके ऊपर जाहिर सी बात है कि वर्कलोड कम हो जाएगा और वो जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाएगी। फिर बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब इसके साथ ही हम कहें एक जो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स मीन्स हम कहें टॉप बॉटम या मिडिल लेवल का जो रिलेशन बैठता है ये भी स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कहें कि जब कोई भी कार्य हम किसी एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं तो वहाँ पे एक तरीके से हम सुपीरियर ही रहेंगे, तभी उसको काम को देंगे और उसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हुआ आपका क्या नाम से डेलीगेशन की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए माइंडसेट में, तब आप जाके डेलीगेशन समझ सकते हैं। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स the work assigned to an individual. It includes all the physical and mental activities to be performed by the employees at a particular job position. The process of delegation begins when manager passes on some of his responsibilities to his subordinate, which means responsibilities can be delegated. अब देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जब हम कहें कि कोई मैनेजर है अपने अंडर में जो एम्प्लॉयज़ है उनको कोई कार्य को दे रहा है, तो वो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोली जाती है कि, और हम कहें कि इसमें क्या हो सकता है कि कोई कार्य को हम बोलें कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के द्वारा कराना, कि कोई ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए। अब इसके बाद देखिए कि आगे क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस विद मैनेजर पासेज ऑन सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स हम कहें कि बात को समझने की कोशिश कीजिए अब कि मान लीजिए कि टॉप लेवल से हम कहें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या होता है कि टारगेट दिया जाता है कि आपको इस महीने में 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है। अब ये तो मैनेजर के पास आ गया। अब मैनेजर आता है अपने यहाँ हर एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मान लीजिए 10 एम्प्लॉयज़ है, तो सबको क्या करता है कि बोल देता है कि भैया आप 50-50 हज़ार यूनिट्स आप बनाएंगे, ओवरऑल हमारा जो टारगेट है 5 लाख यूनिट्स का है। तो अब देखिए कि मैनेजर ने क्या किया कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने जो कह सकते हैं कि सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर ट्रांसफ़र किया। तो दैट्स मीन्स अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट की जा सकती है? मीन्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की जाती है? यस, की जा सकती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। Authority means power to take decision to carry on the responsibilities. Every employees needs to have some authorities. अब देखिए कि जब हम कहें कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं, कुछ उसको कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए उसको उत्तरदायी ठहराने वाले हैं, तो साथ ही साथ उसको आप कुछ अथॉरिटीज़ भी देंगे, मीन्स कुछ उसको अधिकार भी देंगे कि समय के अनुसार मान लीजिए आप नहीं हैं, कभी ऐसी परिस्थिति बनती है उस समय वो कुछ निर्णय कर सके, ज़रूरत पड़े। मान लीजिए हम कहें कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर था वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया कि 50-50 हज़ार यूनिट आप बनाइएगा। अब लेकिन कल को कहिए कि रॉ मटेरियल नहीं है और प्रोडक्शन मैनेजर कहीं बाहर गए, 4 दिन बाद आएंगे, तो अब ऐसे में हम कहें कि जो उसका एम्प्लॉय होना चाहिए जो प्रोड्यूस करने वाला है उसके पास इतना अधिकार होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो रॉ मटेरियल परचेज कर सके। अब ऐसा नहीं कि 4 दिन तक इंतजार करे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे एकदम क्लियर कर दी जाती हैं कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं तो आपको कुछ अथॉरिटीज़ भी देनी पड़ेंगी। फिर अकाउंटेबिलिटी,
to make sure that the employees or subordinates perform their responsibilities in their expected manners. The accountability is created. Accountability means subordinates will be answerable for non-completion of task. अब देखिए कि जब हम कहें कि आप किसी को कुछ कार्य दिए फिर उसको अधिकार दिए तो साथ ही साथ उसका उत्तरदायी भी आप ठहराए कि मीन्स अगर कल को वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, क्या रीजंस रहे हैं, उसके लिए उनको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। या अब रिस्पॉन्सिबल में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहें कि उनके लिए उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ठीक है कि ये आपने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और उसका हम कहें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्या वजह रही कि जो आपको टारगेट दिया गया आप उस टारगेट को नहीं अचीव कर पाएँ, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। ठीक, तो ये बातें हुई आपके डेलीगेशन ऑफ के, और फिर हम बोले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड। आई होप आज की क्लास आपको समझ आएगी। हम एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, अगली क्लास जो होने वाली है आपके बिजनेस मैनेजमेंट की वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बात करने वाले हैं और पूरी कोशिश है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। और ये दोनों टॉपिक हम कहें कि एमकॉम लेवल पे विशेष इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इससे अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।